हजारों की तादाद में लोग दिल्ली की तरफ आ रहे थे। शायद एक नई क्रांति की नींव रखी गई थी। और आज यहां मौजूद है एक ऐसा व्यक्ति जिसके सीने में देश के एक टुकड़े की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का मेडल मौजूद है। और हैरानी की बात तो यह है कि इन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगा हुआ था। आखिर क्या है कहानी इनकी जिन्हें आज सोनम वांगचुक कहा जाता है। उन्हें समझने के लिए हमें पहले लद्दाख को समझना पड़ेगा। लद्दाख बला का खूबसूरत राज्य जिसकी खूबसूरती आजकल कई देशों की आंखों से रोशनी उड़ा दे, तो सालों से आइसोलेट रहा और जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कम मौजूद है। यहां तक कि वो राज्य है जो पॉलिटिकल रिकॉग्निशन के लिए भी कई सालों तक मोहताज रहा। लद्दाख में उठी आवाजें दिल्ली आने से पहले वहीं दफन हो जाती थी। बावजूद इसके एक रिवॉल्यूशनरी या कहूं एक राजनेता की आवाज लद्दाख में गूंज रही थी। लड़ाई सिर्फ लद्दाख के लिए ही नहीं बल्कि खुद के बेटे के लिए भी थी। और इस शख्स का नाम है सोनम वांग्याल। सोनम वांगचुक से पहले ही उनके पिता लद्दाख में अपनी पहचान बना चुके थे। और ये कहानी की बेहतरीन शुरुआत है। जब सोनम वांग्याल का जन्म हुआ तब लद्दाख में बर्फ थे, पहाड़ थे, लेकिन स्कूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हालत बद से बदतर थी। जब लोग सरकारी नौकरियों की तरफ पागल थे तब सोनम वांग्याल ने पब्लिक लाइफ को चुना। वो अपने राज्य की दिक्कतों को लेकर एक क्रांति को शुरू करते हैं। 1957 सोनम वांग्याल राजनीति में अपना पहला कदम रखते हैं और उनको MLC के पद पर बिठाया जाता है। 10 साल बाद वो विधायक बन जाते हैं यानी MLA और 1975 में कैबिनेट मिनिस्टर। लोगों की मांगे साफ थीं। लद्दाख को रिकॉग्निशन मिले और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिले। और उसी के लिए 1984 में सोनम वांग्याल एक ऐतिहासिक कदम उठाते हैं, भूख हड़ताल। और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद लद्दाख आती हैं और आकर उनको आश्वासन देती हैं और आश्वासन देने के बाद अपने हाथों से उनके अनशन को तोड़वाती है। ये लद्दाख की राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। वांग्याल लद्दाख के लिए लड़ रहे थे तब एक बच्चा उन्हें चुपचाप देख रहा था। उसने बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। अपने पापा के नक्शे कदम पर ना चलकर उसने एक अलग रास्ता चुना। राजनीतिक सिंहासन जो उनके पिता का था उस पर बैठने की जगह वो एजुकेशन का पाथ चूज करते हैं। 1 सितंबर 1996 एक छोटा सा यूलेतोप्को में एक नन्ही सी जान का जन्म होता है। शहरों में रहने वाले बच्चों के विपरीत उस बच्चे का पूरा बचपन पहाड़ों और हार्श क्लाइमेट के बीच निकलता है जहां बेसिक फैसिलिटीज का नामो निशान भी नहीं था। 9 साल की उम्र तक वो बच्चा स्कूल नहीं गया तो फिर उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कैसे की? 9 साल की उम्र तक उसकी माँ ही उसका स्कूल थी। उन्हीं ने उनको पढ़ाया, बोलना सिखाया, लिखना सिखाया। इस इनिशियल अपब्रिंगिंग की वजह से शुरू से ही उनके आइडियाज एजुकेशन को लेकर डिफरेंट ही थे। जब उनका नाम श्रीनगर के एक स्कूल में लिखाया गया तो उन्होंने एक और बड़ी दिक्कत का सामना किया। जहां हजारों बच्चे पढ़ रहे थे, बात कर रहे थे, हंस रहे थे, वहां सोनम वांगचुक को वहां की भाषा ही नहीं समझ में आ रही थी।
उनकी इंटेलिजेंस भाषा के तले दब रही थी। उस सिस्टम में ऐसे बच्चे के लिए कोई जगह नहीं थी। इतनी दिक्कतों के बावजूद वो उस रंग में ढल जाते हैं। एक कंप्लीटली डिफरेंट इन्वायरमेंट से उन्होंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया और उन मुश्किल भरे सालों ने उनके दिमाग में एक सवाल को पैदा कर दिया कि आखिर ये जो एजुकेशन है ये इतनी हार्ड क्यों है, इसको इजी क्यों नहीं बनाया जा रहा। जब उन्होंने एनआईटी श्रीनगर से अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट कर लिया तब भी वो सवाल उनके दिमाग से निकला नहीं। अगर कोई ऑर्डिनरी इंसान होता तो वो पैसा कमाने के लिए बाहर निकल जाता, लेकिन सोनम वांगचुक ने एक डिफरेंट पाथ चूज किया। वो वापस लद्दाख जाने का फैसला करते हैं और जिस एजुकेशन सिस्टम ने उनको इतना प्रताड़ित किया वो उसको चेंज करने के लिए निकल पड़ते हैं। लद्दाख वापस आकर उन्होंने अपने भाई और अपने 5 दोस्तों के साथ सेमकॉल कैंपस की स्थापना की। तो आपने 3 इडियट्स मूवी में लास्ट में जो स्कूल देखा था ये उसी की तरह है। ये अलग था, ये मजबूत था। उस वक्त लद्दाख में लगभग 95% स्टूडेंट्स क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम भी पास नहीं कर पाते थे। सोनम वांगचुक को समझ में आ गया कि प्रॉब्लम बच्चों में नहीं, इन किताबों में और इस लैंग्वेज में और यहाँ के टीचिंग तरीके में है। वहां की टीचिंग और वहां का पढ़ाने का तरीका लद्दाख की रियलिटी से मैच नहीं करता है। सेमकॉल में बच्चों को प्रोजेक्ट्स के थ्रू चीजें पढ़ाई जाती थी, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, खेती और तमाम नई चीजों से उनको रियल लाइफ लेसन्स दिए जाते थे। ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया, स्टूडेंट्स इंप्रूव करने लगे। पूरे वर्ल्ड में इस कैंपस का नाम होने लगा। पूरे वर्ल्ड से लोग लद्दाख इस कैंपस को विजिट करने आने लगे। और सेमकॉल एक शुरुआत थी। अगले चंद सालों में वो एक एजुकेशन रिफॉर्मर बन गए, गवर्नमेंट एडवाइजर बन गए, सोशल रिफॉर्मर बन गए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी था। सेमकॉल की सक्सेस ने ये प्रूफ कर दिया था कि चेंज पॉसिबल तो है, और वो मोमेंटम में थे ही, इसीलिए सोनम वांगचुक ने लॉन्च किया ऑपरेशन न्यू होप। क्या है ये ऑपरेशन? ये सरकार, टीचर्स, स्टूडेंट्स और वहां की कम्युनिटीज को मिला जुला कर एक ऑपरेशन बनाया गया जो बच्चों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होने वाला। ये लद्दाख के गवर्नमेंट स्कूल्स को इंप्रूव करने के लिए बनाया गया था। सिर्फ एजुकेशन ही अकेला फोकस भी नहीं था। मेलोंग 1993 से 2005 तक ये उस मैगजीन के एडिटर थे और उस मैगजीन के थ्रू ही वो पूरे लद्दाख में अपनी बातों को पहुंचाया करते थे, सोशल रिफॉर्म्स को पहुंचाया करते थे। और मजे की बात यह है कि लद्दाख में सिर्फ एक मैगजीन ही चलती थी, मेलोंग। उनका काम इतना अच्छा था कि जल्द ही गवर्नमेंट तक उनका काम पहुंच गया और गवर्नमेंट में उनको एजुकेशन एडवाइजर के रूप में रख लिया गया।
उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर लद्दाख वॉलंटियर नेटवर्क को और मजबूती दी। इतनी मान्यता और इतने गवर्नमेंट रोल्स मिलने के बावजूद सोनम वांगचुक के दिमाग में एक सवाल था कि लद्दाख जैसे हार्श क्लाइमेट में लोग अपने सर्वाइवल के लिए क्या कर सकते हैं कि उनका जीवन और बेटर हो सके। और जवाबों को ढूंढने की इस दौड़ में उन्होंने बहुत सारे नए नए आविष्कार किए। हर साल हर सर्दी में लाखों लीटर पानी लद्दाख के थ्रू बहकर चला जाता था और उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था, क्योंकि जब गर्मियों में ग्लेशियर्स पिघलते थे तो पानी बहता था, लेकिन उस पानी का कोई इस्तेमाल नहीं होता। और जब किसानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी पानी की, अप्रैल और मई के महीनों में, तब नदियाँ सूखी पड़ी होती। वांगचुक को लगता था कि इसका एक बेटर सोल्यूशन होना ज़रूरी है, और उसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन में उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम आइस स्तूपा था। दो 2013 के आखिर में सोनम वांगचुक और उनकी टीम ने पहला प्रोटोटाइप आइस स्तूपा का बना लिया था, एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर जो कि पानी को कलेक्ट कर सकता था। उन्होंने वो करके दिखा दिया था जो आगे किसानों को बहुत राहत देने वाला था। टेम्परेचर बढ़ता था तो आइस स्तूपा के ग्लेशियर्स धीमे धीमे पिघलते थे, और जब तक वो पिघलते थे जब तक किसानों को पानी की ज़रूरत पड़ने लगती थी, और तब उनको सही समय पर पानी मिलता था। और जो कि एक लोकल एक्सपेरिमेंट था, उस लोकल एक्सपेरिमेंट को ग्लोबल अटेंशन मिलने लगती है। जो आइस स्तूपा का कंसेप्ट था वो स्विस एल्प्स में एज अ रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता है। यहाँ लद्दाख अब लद्दाख से बाहर आकर और भी कई रीजन्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लग गया था। लेकिन इनोवेशंस अभी भी यहाँ रुकते नहीं हैं। वांगचुक प्रमोट करते हैं सोलर बिल्डिंग्स को। ये एक ऐसा इनोवेशन था जो बहुत ठंड में भी सारी चीज़ों को गर्म रखता था, टेम्परेचर को कम रखता था। ये -15 डिग्री पर भी काम करता था। हमारी इंडियन आर्मी के लिए 2021 में सोनम वांगचुक एक्सट्रीमली हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस में सोलर टेंट्स का इनोवेशन करते हैं। ये डिज़ाइन बहुत ही नॉर्मल थिंकिंग पे डिज़ाइंड था कि दिन में जो गर्मी सूरज से मिलती थी ये उसको एब्जॉर्ब करता था और फिर रात में उसको एमिट करता था। जिससे फ्रीजिंग टेम्परेचर का जो इम्पैक्ट था वो मिनिमाइज हो सकता था। और यहाँ तक आते आते सोनम वांगचुक अब कोई एजुकेशन रिफॉर्मर नहीं थे, वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट और ग्लोबल वॉइस ऑफ सस्टेनेबल लिविंग बन गए थे। लेकिन अभी भी उनका सबसे बड़ा सपना अधूरा ही था, वो है एक माउंटेन्स के लिए अपना अलग से कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी
जो माउंटेन्स के लिए डिजाइन। स्कूल्स की तस्वीर को बदलने के बाद सोनम वांगचुक के दिमाग में एक और बड़ा सवाल था कि जो कैरिकुलम माउंटेन के बच्चों के लिए डिजाइंड है ही नहीं, आखिर माउंटेन्स के बच्चे उसमें पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। और जवाब भी बहुत एम्बिशियस था कि सोनम वांगचुक अपने लिए एक अलग, हिमालय के लिए एक अलग यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करें। और कामयाबी की राह पर उन्होंने 2017 में वो यूनिवर्सिटी स्थापित भी कर ली, जिसका नाम पड़ा HIAL, हिमालयन इंस्टीट्यूट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख। I've never let my schooling interfere with my education, so said Mark Twain. ये जो यूनिवर्सिटी थी ये रियल प्रॉब्लम्स पे बच्चों को फोकस कराती थी, ना कि सिर्फ डिग्री दे देकर बच्चों को पास करती थी, बल्कि बच्चों को ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करवाती थी जिससे उनकी रियल लाइफ नॉलेज बढ़ती थी। वो लोग सस्टेनेबिलिटी सीखते थे, इनोवेशन करना सीखते थे, और सबसे ज़रूरी बात, ये जो यूनिवर्सिटी का ड्रीम था, इसको सच करने के लिए सिर्फ सोनम वांगचुक ही जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि उनकी वाइफ अंजलि जे एंगमो का भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा है। उन्होंने फिजिक्स से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और MBA किया, और उसके बाद उन्होंने पब्लिक लाइफ का रास्ता चुना, बिल्कुल सोनम वांगचुक की। और 2022 में उन्हें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का अवार्ड मिला नीति आयोग से। सोनम वांगचुक का काम लद्दाख की बाउंड्रीज में बंद नहीं सका, और वो बहुत जल्द पूरी दुनिया की नज़र में आने लगा। उनके कामों को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलने लग गई और उनको कई सारे अवार्ड्स से नवाजा गया है। वो रोलेक्स अवार्ड हो, या रेमन अवार्ड हो, या वो सस्टेनेबल वर्कर का खिताब हो, या वो एजुकेशन रिफॉर्मर का खिताब हो, उनको हज़ारों खिताबों से नवाजा गया। 2010 के आखिर आते आते सोनम वांगचुक इस देश के सबसे ज़्यादा रिकग्नाइज्ड इनोवेटर बन गए, जिनके ऊपर पूरी एक फिल्म भी बनाई गई। लेकिन किसी को क्या पता था कि वो इंसान जो सब कुछ छोड़कर लैबोरेटरीज, क्लासरूम्स में अपने आप को भुला चुका था, नियति वापस उसी गड्ढे में दोबारा गिराने वाली थी। सालों तक सोनम वांगचुक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहे, लेकिन जब 2019 में लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी की मान्यता मिल गई, तो लोगों को लगा कि वहाँ पे डेवलपमेंट की रफ्तार अब तेज़ हो जाएगी। लेकिन सोनम वांगचुक के हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उनकी डिमांड्स या उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ तक फुलफ़िल नहीं हो पाई। और इसी बीच वांगचुक का कहना था कि लद्दाख का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत फ्रेजाइल है, इसीलिए 6th शेड्यूल के अंदर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए जाएं, क्योंकि वहाँ की लोकल आइडेंटिटी को एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और उनके सपोर्टर्स को भी लगा कि ये रीजन की फाइट है, ये रीजन के फ्यूचर की बात है, तो वो भी उनके साथ इस लड़ाई में जुड़ गए। लेकिन गवर्नमेंट की पोजीशन अपनी जगह अटल रही। वांगचुक ने कई बार क्लाइमेट फास्ट रखे, और उन्होंने ये इंश्योर किया कि जो लोकल लोग हैं वो उसमें इन्वॉल्व रहें, क्योंकि लद्दाख को प्रोटेक्ट करना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। उनके हिसाब से लद्दाख के लोगों के लिए और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिंग राइट्स होने चाहिए थे। और उनको हमेशा ये लगता रहा कि जो लद्दाख के लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो लद्दाख के लोकल लोग हैं, उनका डिसीजन मेकिंग में
अच्छा खासा रोल होना चाहिए, लेकिन क्लाइमेट फास्ट से कुछ हुआ नहीं और सोनम वांगचुक और उनके सपोर्टर्स ने यह तय किया कि वो लद्दाख से दिल्ली पैदल मार्च करेंगे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर सोनम वांगचुक और उनके कई सपोर्टर्स को दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर लेती है और ये इंसिडेंट दोबारा से नेशनल अटेंशन खींचता है अपनी तरफ। In India or am I in China? और धीमे धीमे लोग उनके रिहाई की मांग करने लगते हैं। सारे लोग सोनम वांगचुक कब छूटेंगे, सोनम वांगचुक की बेल कब होगी, इस बात का जवाब का इंतजार करते रहे। सोनम वांगचुक पर एनएसए लगा था, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। कई महीनों तक गवर्नमेंट ने सोनम वांगचुक को नहीं छोड़ा और उसके बाद बिना रीजन बताए सोनम वांगचुक को रिलीज कर दिया। उससे पहले बात कर लेते हैं कि सोनम वांगचुक पर एनएसए कैसे लगा। तो बात है 2025 की। लद्दाख में जो मूवमेंट पीसफुल चल रहा था वो वायलेंट हो गया। वायलेंट होने की वजह से गवर्नमेंट की कई बिल्डिंग्स को डैमेज हुआ, कई बिल्डिंग्स जला दी गई और काफ़ी नुकसान लोकल पब्लिक को भी हुआ। गवर्नमेंट ने सोनम वांगचुक को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर एनएसए लगा दिया। उनके खुद के बनाए इनोवेशंस पर एक्शन लेने जाने लगे। सेमकॉल का प्रोजेक्ट हो या HIAL का प्रोजेक्ट हो, उस पर इन्वेस्टिगेशन होने लग गई। लेकिन अब कहानी का एक रोमांचक मोड़ आ रहा है। उनकी बीवी गीतांजलि, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू किया और बोला कि सोनम वांगचुक का इस पूरे पीसफुल प्रोटेस्ट के वायलेंट हो जाने में कोई रोल नहीं है। और मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक को बाइज्जत बरी कर दिया। सबको लगा कि अब तो सोनम वांगचुक की कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है, लेकिन कुछ महीने ही बाद उनको एक और जगह पे देखा जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट ऑन जंतर मंतर। बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। क्या है कॉकरोच जनता पार्टी की कहानी? ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक बार कह दिया कि ये जो यूथ है इंडिया की, ये कॉकरोचेस हैं। उसी में सटायरिकली अभिजीत दीपके ने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। और ये कॉकरोच जनता पार्टी के जो फॉलोअर्स थे ये इतनी तेज़ी से बढ़े कि कुछ ही महीनों में इन्होंने बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हासिल कर लिए। अभिजीत दीपके को लगा कि अब अगर लोगों ने उनके ऊपर भरोसा दिखाया है तो वो भरोसे पर खरे उतरें। वो वापस इंडिया आते हैं, प्रोटेस्ट शुरू करते हैं और बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड करते हैं और बच्चों के लिए मुआवजे की बात करते हैं। और उस लिए जंतर मंतर पर वो प्रोटेस्ट शुरू करते हैं जिसको सोनम वांगचुक ज्वाइन करते हैं। अभिजीत दीपके एक जर्नलिस्ट, एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, कम्युनिकेटर है। मजाक और सिंपल लैंग्वेज के जरिए वो गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स के इश्यूज पर फोकस डलवाने का काम करता था। और यहाँ से शुरू होता है सोनम वांगचुक की ऐतिहासिक हंगर स्ट्राइक, जिसके बारे में आज आप सब जानते हैं कि उन्होंने जंतर मंतर आकर एक हंगर स्ट्राइक शुरू की। 28 डेज की हंगर स्ट्राइक रखने के बाद उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक को तोड़ा। उन्होंने अपने काम को पूरा किया। उन्होंने बोला था कि वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक कुछ नहीं खाएंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया। उन्होंने स्टूडेंट्स की सारी डिमांड्स को पूरा होने के बाद अपना अनशन। वांगचुक किसी के लिए इनोवेटर हैं, किसी के लिए एक पॉलिटिकल फिगर हैं, तो किसी के लिए इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। एक वो बच्चा जो 9 साल तक स्कूल भी ना गया हो, वो एक दिन देश की राजनीति को इस कदर बदलेगा, यह किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो सेमकॉल, HIAL और ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे इनोवेशंस करेगा जिससे देश की तस्वीर बदल जाएगी।
इनकी स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या बदलाव की ज़रूरत है। लैंग्वेज की वजह से हम एजुकेशन ना लें, ऐसा बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हालांकि कई मुसीबतें थी, लेकिन सोनम वांगचुक अपने रास्ते पर नहीं रुके। उन्होंने अपनी एजुकेशन ज़रूर कंप्लीट की और उसके बाद उसे बदलने की ख्वाहिश की और उसे बदला भी। एक छोटे से गांव से आकर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हासिल करना आम बात नहीं है। सोनम वांगचुक ने ये कर दिखाया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने परिवार वालों को शेयर करें और उनको बताएं कि सोनम वांगचुक का जीवन कितना कठिन और कितना संघर्ष भरा रहा था। और अगर आप इस वीडियो से ज़रा सी भी सीख के जा रहे हों, सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी फीड बेटर हो सके और हम लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।